विभवांतर V, किसी भी सेल के टर्मिनल विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध बताने वाले हैं, उसके बीच रिलेशन बनाने वाले हैं। और आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक 14 लेक्चर टोटल, आप सभी को 13 लेक्चर पढ़ाए गए, आज उसका 14 नंबर लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग टर्मिनल विभवांतर V तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध R के बीच संबंध स्थापित करने वाले हैं। इससे और भी कई हम लोग संबंध स्थापित करेंगे, क्योंकि ये सारे फार्मूले आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगे और साथ ही साथ आपके थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इन प्रश्नों से मदद मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि ये आज के वीडियो लेक्चर अभी तक के जितने भी लेक्चर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज फार्मूलों की भरमार होने वाली है और वो सारे फार्मूले आपको स्मरण रखने होंगे, अपने दिमाग में बिठा करके रखने होंगे, क्योंकि उनसे आपके आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल में लगाने में सहायक होंगे तथा इस चैप्टर से संबंधित कई जगह पर जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वहां पे भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं और राधे राधे, जय श्री राम। क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि चैट बॉक्स को ऑफ रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है यहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जहां पे कैलकुलेशन है वो मैं खुद ही आपको बताने वाला हूं, डाउट मैं खुद ही जहां पर रहता बता देता हूं, इसलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ता, क्योंकि आप लोग कमेंट पढ़वाने के लिए ऐसे कमेंट्स करते हो कि सर मेरा तो कमेंट्स पढ़ ही लेंगे, सर मुझे चक्कर आ रहा है, ऐसे कहते, सर मुझे भूख लग रही, सर मुझे प्यास लगी है, सर मेरे घर खाना बना है, आ जाइए खाना खा जाइए आके। ये जबरदस्ती इमोशनल ब्लैकमेल है कि सर मेरा कमेंट पढ़ेंगे, है ना। तो भाई पढ़ते समय इस तरह के कमेंट्स नहीं करने हैं। जहां डाउट है मैं खुद समझदार हूं कि हाँ बच्चों को और फिर पढ़ता हूं, जो पॉजिटिव कमेंट है उसको पढ़ के मुझे डाउट क्लियर करना है, क्योंकि आप लाइव क्लास में जुड़े हैं तो आपके भाई आवश्यक है कि आपके सारे डाउट क्लियर किए जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। और आज हम लोग विद्युत शक्ति की गणना, लेकिन किसकी, इलेक्ट्रिक सेल। पहले भी विद्युत शक्ति हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं, P बराबर W/T। क्या ये चीज नहीं आप लोग सीखे हो? कहोगे यस सर, हमने ये चीज सीखी है कि वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, इसी चैप्टर में सीखा था। सर क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं पढ़े? विद्युत शक्ति पढ़े हैं, लेकिन आज सेल की विद्युत शक्ति की गणना करनी है, सेल से विद्युत शक्ति की गणना करनी है बाई आपके प्यारे गुरुजी आनंद सर। ठीक है, अच्छा। और एक प्यारे बच्चों थॉट है हम सभी के लिए, टारगेट बोर्ड परिवार का ये थॉट है, आप सभी लोग रात में भी इसे गुनगुना सकते हैं, सड़क चलते हुए इसे गुनगुना सकते हैं कि अभी तो जमीन पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। अभी तो जमीन पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। बिहार का अब हर बच्चा कहता है हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे। बिहार का अब हर बच्चा कहता है हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे। अरे अभी तो जमीन पे उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। अभी तो जमीन पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। बिहार का अब हर बच्चा कहता है हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब धरातल पर उतर करके अभी जब मीटअप हो रहा था, बच्चों से मिलने के लिए प्रिंस सर गए हुए थे, साथ में हम लोग भी गए हुए थे, तो वहां पे प्यारे बच्चों देखा बच्चों का प्यार और स्नेह देखने को मिला। मैं एक जगह पर मार्केट में थोड़ा सा सामान लेने के लिए उतरा था, और आप लोगों के बीच में शायद वो देख भी रहा हो, वो स्टूडेंट वो मार्केट में पहचान लिया, सर है, पूरी टारगेट बोर्ड की टीम थी, वो तुरंत आए, चरण स्पर्श वगैरह किए, और मतलब कि सर आप लोग यहाँ कैसे, फिर बताया, क्योंकि वो 12th में था, तो 12th में है आप लोग, तो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है 10th के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि अब आप लोग अपना रिजल्ट बनाने में लगे हुए हैं ना। तो ये प्यारे बच्चों होता है जमीन पर प्यार, आप सभी का स्नेह, आप सभी का लगाव जो देखने को मिलता है। किसी भी जगह आप खड़े हो जाइए, फिर जहां पे गाड़ी खराब हुई, कार खराब हुई, आप सभी को बता दें जिनके दरवाजे कार खराब हुई, वहां भी जैसे ही हम लोग उतरे वैसे ही वहां पर खड़े जो गार्जियन थे वो तुरंत पहचान गए, और सर आइए बैठिए, और उनकी फिर प्रिंस सर लोग तो रवाना हो गए। जो कार खराब हुई थी वो हमारी कार खराब हुई थी, प्रिंस सर लोग तो आगे चल दिए, क्योंकि बहुत जगह पर जाना था। हम लोग वेट किए, कार के साथ में 4-5 लोग थे, तो हम लोग वहीं पर बैठे हुए थे। फिर दूसरी गाड़ी बुलवाई गई और फिर हम लोग अपने घर पर आए। लेकिन वहां पर जितनी देर रुके हुए थे, उनकी जो बच्चियां थी वो लोग भी 10th में पढ़ी हुई थी और इस बार 11th में गई हैं, उनके भी अच्छे मार्क्स थे, तो उन लोगों के द्वारा भी प्यार और सम्मान देखने को मिला। बस कहना इतना चाहता हूं, जैसे ही बिहार भ्रमण के लिए ये टीम आगे कहीं जाती है तो आप सभी का प्यार जो देखने को मिलता है, जो स्नेह देखने को मिलता है, केवल दिख भर सर है। तो ये प्यारे बच्चों इतना अच्छा प्रेम और लगाव देखने को मिलता है, और यही प्यारे बच्चों सबसे बड़ा धन है, हमारे लिए सबसे बड़ा धन यही है। चले प्यारे बच्चों, तो आज हम सभी लोगों को बात करनी है। सबसे पहले कल मैंने ये चीज यहां तक डिस्कस कर ली थी, और कल मैंने ये कहा था कि इसको मैं डेरिवेशन मतलब इसका रिलेशन में बनाऊंगा। सेल के टर्मिनल विभवांतर मतलब V प्यारे बच्चों, तथा आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r में संबंध। अब जिनको ये नहीं पता है कि टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, वो पिछले वीडियो लेक्चर्स को जाकर के जरूर देख लेंगे, क्योंकि मैंने वहां पर बताया है कि किसी सेल
का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल के दोनों टर्मिनल जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच जब परिपथ जोड़ा जाता है तो विभवांतर कार्य करने लगता है, तो उन्हीं दोनों इलेक्ट्रोडों, उन्हीं दोनों प्लेटों, उन्हीं दोनों टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को क्या कहते हैं? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप सभी के सामने परिभाषा इतनी सरल भाषा में बताई है कि जो बच्चे ध्यान से लेक्चर को सुनते हैं उन्हें फिजिक्स कतई कहीं भी कठिन लगने वाली है ही नहीं। जो बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर मुझे बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, मुझे क्वेश्चन बैंक कौन सी लेनी चाहिए, तो प्यारे बच्चों आपको अधिकतम अंक प्राप्त करने हैं, 95% से ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं, 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं। कुछ बच्चे भाई जिसका जो लेवल है, कभी निराश नहीं होना, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कभी निराश नहीं होना कि मेरा ये लेवल है, लेवल पे आपको काम करना है। लेवल कोई इंसान वहां से बन के नहीं आया, सभी यहीं पर सीखे, यहीं पर जन्मे और यहीं पर अपने आप को महान बनाया है। ठीक है, गौतम बुद्ध जी भी साधारण व्यक्ति थे, लेकिन महात्मा बुद्ध बने, भगवान बुद्ध बने उनके कर्मों की वजह से, उनके कार्यों की वजह से। तो प्यारे बच्चों निराश ना हो कि सर अभी हम 80% लाए, ठीक है, अभी आगे बहुत सारा अवसर है, बहुत सारा कर्म क्षेत्र है, वहां अपने आप को उपयोग कीजिएगा। तो 95% है, 80% है, 60% है, जो भी आप अंक आंक रहे हो, तो क्वेश्चन बैंक आप लीजिएगा। अभी ना लेने के लिए परेशान हो, क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिएगा जब परीक्षा निकट हो। अभी आप लोगों को जैसे दोनों चैप्टर के आपको पूरे नोट्स भेजे गए हैं, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन का उत्तर ऊपर पीडीएफ में देखिए ना, नोट्स में चैप्टर 1 और 2, मैं फिजिक्स की बात करूं, और हर चैप्टर में सभी टीचर्स ने भेजे हैं, है ना। आप क्वेश्चन देखिए और उनका उत्तर देने का खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। लिखिए तो हैंडराइटिंग दुरुस्त होगी, तब आप कहीं टॉपर की रैंक में आ पाएंगे, तब आपको टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों लिखने का प्रयास करें, और इसीलिए मैंने वहां पर उत्तर लिखे नहीं है, पहले चैप्टर में मैंने उत्तर नहीं लिखे इसी वजह से, ताकि आप लोग देख करके लिखें, और दूसरे भी पीडीएफ में मैंने उत्तर प्रश्नोत्तर नहीं लिखे, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का पीडीएफ बाद में भेजा ही जाएगा, फिर आप रिवाइज करने के लिए सरसरी तौर पर पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपका काम है लिख करके पढ़ना, अभी बहुत समय है लिख कर पढ़ना। और प्यारे बच्चों मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपसे तो मेहनत लूंगा ही ना। अभी मैंने वो पीडीएफ टाइप करवाया है जिसमें उत्तर नहीं है, अभी बाद में मैं क्वेश्चन बैंक जो टाइप करूंगा उसमें उत्तर, और वही प्रश्न इंक्लूड होंगे वहां पर, उन्हीं प्रश्नों में से इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां इंक्लूड होंगे, और उनके प्रश्नोत्तर मैं लिखूंगा और वो आपके पास पीडीएफ भेजा जाएगा, फिर आप वहां पर सरसरी तौर पर बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों इन बातों को समझिए और फिर उसके आधार पर मेहनत कीजिए, ठीक है। हाँ भाई राधे राधे, आई एम लेट सर, है ना। चलो अच्छा, अब बात को ध्यान से सुनिएगा भाई, बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या? सेल के टर्मिनल विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, इसको हमें स्थापित करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, सब कुछ बता दिया गया था। मैं यहां पर एक परिपथ बनाना चाहूंगा, ये रहा, ये परिपथ रहा इस प्रकार से। किस प्रकार से सर बताइए तो जरा। ये देखो ये सेल है, कंप्लीट सेल तब बनता है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी दिखाया जाए, और इससे प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में मैंने एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया। इस सेल के श्रेणी क्रम में हमने बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। बाह्य प्रतिरोध मतलब कोई भी वैद्युत अवयव जोड़ा गया, वो रेडियो हो सकता है, लाइट हो सकती है, माइक हो सकता है, कुछ भी है वो यहां पर जोड़ा गया है। अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, ये सेल का क्या है, चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, और साथ में आंतरिक प्रतिरोध भी दिखाया गया है। ये सेल का विद्युत वाहक बल E है। एक बात याद रखें, जब ये पूरा कंप्लीट विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह होता है, इसलिए इसको बॉक्स में बंद करते हैं, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो सेल में कौन जो घटक भरा, जो रासायनिक पदार्थ भरा होता है, जो वैद्युत अपघट्य भरा होता है, वही होता है, वही वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसको हमने बाकायदे परिभाषित करके लिखा था कल, इसलिए कहता हूं वीडियो लेक्चर देख जरूर लेना। तो ये स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है। जब सेल जोड़ा गया किसी बाह्य वैद्युत परिपथ से, तो सेल में धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। मान लिया कितनी प्रवाहित हुई धारा, आई। सेल का टर्मिनल विभवांतर जो, या कह लो प्रतिरोध जो जोड़ा गया, उसके सिरों का विभवांतर कितना है प्यारे बच्चों, तो V है। प्रतिरोध के या सेल के टर्मिनल विभवांतर जो है वो V है। यहां पर इस बात को, जो चित्र आपने बनाया है उसको लिखना पड़ेगा। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सेल के टर्मिनल विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध बताने वाले हैं। तो मैंने एक सेल लिया जिसमें आंतरिक प्रतिरोध है, और सेल से जब धारा प्रवाहित तो होना शुरू होगी तभी टर्मिनल विभवांतर काम करेगा, तभी परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। जब हम कोई बाह्य परिपथ जोड़ेंगे, तो बाह्य परिपथ हमने जोड़ा जिसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है। बात को समझना ध्यान से। और तब परिपथ में धारा I प्रवाहित होना शुरू हुई, सेल का टर्मिनल विभवांतर भी है, तभी तो हम V और R के बीच में संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो मैं इस घटना को पूरे जो चित्र बनाया है बिल्कुल अच्छे से लिख दे रहा हूं। माना फलाना धमाका लिखना पड़ता है, यह बहुत आवश्यक है भाई। माना किसी सेल का अच्छी राइटिंग में लिखिए तो बहुत अच्छा है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल E, विद्युत वाहक बल कैपिटल E, तथा आंतरिक प्रतिरोध बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध बच्चा पार्टी, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। और क्या हो रहा है, सेल से श्रेणी क्रम में हम कैपिटल R को जोड़ रहे हैं।
ठीक है, तो श्रेणी क्रम में लिखेंगे। अरे भाई 2-3 प्रतिरोध जोड़ना हो तो फिर अलग हम लगाएं समांतर क्रम श्रेणी क्रम, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही प्रतिरोध दिखाना ही है आपको, बहुत ज्यादा काम नहीं करना है कि सर यहाँ समांतर क्रम में क्यों नहीं है। समांतर क्रम में एक अगर प्रतिरोध जोड़ रहे हैं तो जोड़ ही नहीं सकते भाई, दूसरा प्रतिरोध जब आएगा तभी उसको समांतर क्रम में जोड़ने योग्य होगा। तो हम यहाँ पर एक ही प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक बाह्य वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर सेल से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको लिख दीजिए बहुत अच्छे से, सेल से, टीपू सुल्तानों केवल टीपना नहीं समझना, सेल से श्रेणी क्रम में, सेल से श्रेणी क्रम में, ठीक है, अभी कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से केवल समझिए, श्रेणी क्रम में एक बाह्य वैद्युत प्रतिरोध, बाह्य वैद्युत प्रतिरोध कितना, कैपिटल आर, बाह्य वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ा जाता है, कैपिटल आर जोड़ा जाता है, कैपिटल आर जोड़ा जाता है। यदि यहां पर विभवांतर V है, परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V, टर्मिनल विभवांतर कितना है, V है, टर्मिनल विभवांतर V, तथा परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I, तथा परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी, I है, I हो तो देखो कितने सिंपल भाषा में मैंने पूरे चित्र पर उपयोगी अवयव जो दर्शाए गए हैं उनको मैंने भाषा के अंतर्गत लिख दिया। एक बढ़िया से पैराग्राफ में, सेंटेंस में सारी घटनाओं को मैंने लिख दिया है। और मैं ये आज से नहीं, बहुत जब से पढ़ा रहा हूं, जब से आप लोगों को पढ़ाने आया हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे इंटर हो, हमेशा मैंने इसी चीज को, क्योंकि किताबी भाषा से थोड़ा सा दूर रखना है। आप ये कहेंगे सर किताब से भाषा मैच करती है, तो मैच तो होना ही चाहिए, और दूसरी चीज भावार्थ अलग नहीं होना चाहिए। आपके शब्दों का जो लिखावट है ना वो इतना कठिन ना हो, सरल शब्द हो जिससे बच्चा भी समझ सके, एग्जामिनर भी समझ सके। हमें इस तरह से लिखना चाहिए, बस यही आपका तरीका सीखना होता है। तो मैंने कहा कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, सेल से श्रेणी क्रम में एक बाह्य वैद्युत प्रतिरोध, देखो बाह्य वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ा जाता है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V तथा सेल में प्रवाहित वैद्युत धारा I हो तो, क्या अगर I है तो क्या कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं बच्चों, अगर I है तो हम मान ले रहे हैं धारा प्रवाहित कब होती, जब आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, तो Q कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो यहां पर लिख देते हैं Q कूलाम आवेश T समय तक प्रवाहित करने हेतु के लिए या हेतु जो भी लिख लो, करने हेतु सेल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि जब सेल कार्य करेगा प्यारे बच्चों तभी क्या होगा, सेल द्वारा किया गया कार्य। जब सेल कार्य करेगा, आवेश को प्रवाहित करेगा, तभी सेल परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब सेल द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, तो हम विद्युत वाहक बल के पदों में अगर कहें तो विद्युत वाहक बल से मतलब E बराबर, हम लोग कार्य के पदों में देखें तो W/Q देखे थे, बोलो क्या ये सूत्र आप लोग देखे थे, सूत्र E बराबर W/Q से। W क्या है, कार्य है जो किया जा रहा है। विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार का कार्य है जो एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। एकांक कूलाम के आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये इस Q को एक मान करके ये परिभाषाएं बनाना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। हर को आप एक मान लीजिए, तो Q को एक मानेंगे तो एकांक हो गया। तो एकांक कूलाम के आवेश को कौन सा कार्य किया जा रहा है, तो परिपथ में प्रवाहित करने का किया जा रहा है। तो परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, क्योंकि यही जब एक हो जाएगा, Q को एक मान लेंगे तो E बराबर किसके होगा, W के होगा। E बराबर किसके होगा, W के। एक चीज इसी तरह और परिभाषा मैंने सिखाई, सोचो विभव की परिभाषा ऐसी ही है ना, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। तो क्या कहेंगे सर, Q नॉट या Q को एक मान लो, Q को अगर एक मान लो तो क्या V बराबर W हो जाएगा। तो सर क्या ऐसे ही परिभाषा लिख दें कि एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल नहीं, यहां पर वैद्युत विभव कहते हैं। अरे नहीं, वहां की घटना समझना। घटना क्या थी विभव वाली, विभव वाली ये घटना थी कि एकांक कूलाम के आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। नोट रखिएगा इस बात को कि मैंने किस आधार पर, घटना कौन सी हो रही है, वहां का भावार्थ क्या है, वहां की चीजें क्या हैं, उस पर डिपेंड होकर के परिभाषा बनाना, रटना नहीं। वहां का क्या था, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही ना किसी बिंदु पर विभव बताना होता था। अनंत से आवेश को लाने में किए गए कार्य और वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य होता है। तो हम इसको परिभाषित करते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि किस एकांक कूलाम के आवेश को किसी बिंदु पर अनंत से वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर वैद्युत
विभव कहते हैं। तो ये चीजें प्यारे बच्चों रटने वाली नहीं है। अब आप इनमें भाषा को आगे पीछे थोड़ा सा कैसे भी सिस्टमेटिक वे में, है ना, एक तरीके से आप लिख सकते हैं। कभी भी परिभाषा गलत नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। कभी भी परिभाषा आपकी गलत नहीं होगी। और ऐसे रटना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा सोचने में कि शब्दों को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखें। लेकिन एक दो बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, भाई रोज ही पढ़ रहे हो फिजिक्स, रोज ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो अपने आप वो चीजें आपको हो जाएंगी। लेकिन फिर एक बार जब ये तरीके आ गए ना, तो कोई भी पूछेगा किसी चीज की, तो आपको यानी अच्छा किसी वैद्युत परिपथ में, फिर ये जो नजरें इधर उधर घुमाते हो ना, ये नहीं बताओ। टीचर की आंखों में आंखें डाल के बात करोगे। और ये आना भी चाहिए आज की डेट में, ना सिर्फ ज्ञान बल्कि कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, ये सब ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आंखों में आंखें डाल के जब आप किसी इंटरव्यूअर को उत्तर दोगे, तब वो आपको सिलेक्शन देगा। चाहे कंपनी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कहीं भी हो। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल तब अच्छा होता है जो रटते नहीं बल्कि सीखते हैं, जो चीजों को समझते हैं। रटने से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा देखो, तो मैंने क्या कहा, E बराबर W अपान में क्यू। हमें V और R में संबंध बताना है, ठीक है। तो हम यहां पर देखें कि सेल लगाया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आ रहा है, सेल द्वारा वैद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होना शुरू हुआ। सेल का टर्मिनल विभवांतर V है। तो सेल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बच्चों, वो आंतरिक प्रतिरोध में भी किया जा रहा है और बाह्य प्रतिरोध में किया जा रहा है। लेकिन अगर सेल द्वारा कुल कार्य निकालें, तो ये E बराबर W, तो ये तो मैंने अभी परिभाषा बताने के लिए किया। तो हम कुल कार्य निकालें तो W बराबर EQ से, भाई विद्युत वाहक बल यहां पर होगा ना, तो यहां पर अगर W कार्य निकालेंगे तो W बराबर क्या आएगा, EQ। W बराबर क्या आएगा, ये सेल द्वारा किया गया कुल कार्य है। EQ यहां पर, यहां जो Q है प्यारे बच्चों, जो Q है वो किसके बराबर होगा, जो Q है वो अगर वैद्युत धारा के पदों में कहें तो Q बराबर IT से। क्योंकि T समय के लिए क्या हो रहा है, T समय तक प्रवाहित करने हेतु किया गया कार्य, तो T समय तक आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है। और जब तक आवेश प्रवाहित होगा तभी तक वैद्युत धारा होगी। तो Q बराबर IT से। अगर Q बराबर IT रखें तो बच्चों यहां पर हो जाएगा W बराबर EIT। W बराबर क्या हो जाएगा, EIT। यही प्यारे बच्चों क्या होगा, कुल कार्य होगा। यही क्या होगा, कुल कार्य होगा। इस बात को नोट कर लेंगे, यही होगा आपका क्या, कुल कार्य। यही क्या होगा बच्चों, कुल कार्य होगा। इसको याद रखेंगे, कुल कार्य W बराबर EIT। ये सेल द्वारा I धारा प्रवाहित करने के लिए T समय तक आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ में ये किया गया क्या है, कुल कार्य है। लेकिन कार्य उसे करना कहां पड़ रहा है, कार्य उसे करना कहां पड़ रहा है। जैसे सोचो, नाव धारा की दिशा में चलना हो, ठीक है, नाव जो है वो धारा की दिशा में प्रवाहित हो रही, नदी में धारा की दिशा में प्रवाहित हो रही, उसे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चल रही है। लेकिन क्या हुआ, बीच में कुछ कह लें झाड़ियां आई, नदी के बीच में ही कुछ हल्के फुल्के पेड़ आए, पत्ते वाले होते ना पेड़, है ना, वो आए। अब वो अवरोध हो गए मार्ग में। अब उसको पार करने में, उसमें जाके नाव क्या होगी, रुक जाएगी। लेकिन अगर हम नाव की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे, नाव में स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे, और तो वो जो थोड़ी सी झाड़ियां हैं, पत्ते हैं, उसको पार करते हुए नाव आगे निकल जाएगी। तो वो मार्ग में क्या है, अवरोध है, वहीं पर कार्य करना है। तो इसलिए सेल से परिपथ अगर जुड़ा हुआ है तो धारा आसानी से प्रवाहित होगी। लेकिन जो मार्ग में अवरोध है वो बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध, इन पर ही हमें कार्य करना है। सेल द्वारा किया गया कुल कार्य तो EIT है। लेकिन यह कार्य प्यारे बच्चों सेल में दो भागों में किया जाता है। आइए समझते हैं, यह कार्य सेल में दो भागों में होता है। यह कार्य सेल में यह कार्य सेल द्वारा, लिख लो, सेल द्वारा दो भागों में होता है। दो भागों में होता है, सेल द्वारा दो भागों में होता है। कौन कौन से दो भाग हैं बच्चों, तो पहला भाग है आपका सेल द्वारा, पहला भाग है आंतरिक प्रतिरोध में किया गया कार्य। आंतरिक प्रतिरोध में किया गया कार्य, सबसे पहला किया गया कार्य आपको ये निकालना है। यह कार्य सेल में जो है वो दो भागों में होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर किया गया कार्य, इसको निकालना है भैया। तो आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर किया गया कार्य सबसे पहले निकाल लीजिए। आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर, आंतरिक प्रतिरोध कौन, स्मॉल r के सिरों पर किया गया कार्य, के सिरों पर किया गया कार्य दो भागों में होगा। कौन कौन से मैंने बताया जो अवरोध हैं, कौन कौन अवरोध है, तो बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध में किया गया कार्य को हम क्या मान ले रहे हैं प्यारे बच्चों, W1 मान ले रहे हैं। W1 बराबर भी कार्य बराबर, अगर विभव की परिभाषा से देखें तो विभव वाले पदों में W बराबर VQ, यही होगा। W बराबर VQ, विद्युत वाहक बल के पदों से EQ। तो हमने तो यहां पर EQ लिखा था भाई, EQ EIT, Q बराबर IT से, क्योंकि I धारा प्रवाहित हो रही। हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो ओम के नियम से आंतरिक प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए मैंने यहां पर VQ लिखा। और यहां पर प्यारे बच्चों अगर हम VQ लिखे हैं तो ओम के नियम से अगर हम देखें, ओम के नियम से बच्चों पूरी बात लिखेंगे, ओम के नियम से अगर हम एक चीज क्लियर करें तो V बराबर क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो I, और आंतरिक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी, I, और आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना, स्मॉल r।
v की जगह आई आर, वहीं पर तथा q का मान क्या, तो q बराबर आई टी सर, भाई आई धारा प्रवाहित हो रही टी समय के लिए। तो अगर ये दोनों मान मैं यहां पर रखूं तो प्यारे बच्चों W1 का मान कितना मिल जाएगा, W1 बराबर हो जाएगा V की जगह पर आई आर इंटू का क्या आई टी, ये दोनों मान रखेंगे तो I और I क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू का R इंटू का T। किसी को कोई दिक्कत, तो ये W1 का मान प्यारे बच्चों आ गया आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ये प्यारे बच्चों किसका मान आया, ये W1 का मान आया। इसका हम मान ले रहे हैं भाई समीकरण नंबर 1 है। क्या मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर ये 1 है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जो दूसरा कार्य किया जा रहा है बच्चों, वो कहां किया जा रहा है, तो दूसरा कार्य किया जा रहा है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर पर किया गया कार्य। कहां पर, तो बाह्य प्रतिरोध, एक तो आंतरिक प्रतिरोध पर, दूसरा सीरियस होके पढ़िए, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर पर, आर के सिरों पर, आर के सिरों पर किया गया कार्य, सिरों पर किया गया कार्य। एकदम आसान भाषा में पढ़िए, नहीं तो अगर शेर खान जाग गया तो फिर जान लेना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। प्यारे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था कि फिजिक्स को सिखाने के बाद ही आपको मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवाऊंगा, और फिजिक्स को सीखने के लिए जंगल में नहीं, बाहर आना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर किया गया कार्य, इसको प्यारे बच्चों मैं W2 मान ले रहा हूं, ठीक है, W2, क्योंकि दो भागों में कार्य हो रहा है, एक भाग तो आंतरिक प्रतिरोध में, दूसरा भाग जो कार्य का है वो बाह्य प्रतिरोध में हो रहा है। बाह्य प्रतिरोध में भी वही भाई VQ किया गया कार्य VQ। अब सर यहां पर क्या होगा, ठीक है, हमें बाह्य प्रतिरोध की जरूरत नहीं। आप कहते हैं सर यहां पर ओम के नियम से आई आर रख दीजिए, ये हमें बाह्य प्रतिरोध का संबंध बताना ही नहीं है, समझना, मैं यही कह रहा हूं, समझ के बातों को हमेशा दिमाग में बिठाइए, याद रखिए, रटना नहीं। क्यों, क्योंकि हमें संबंध नहीं बताना कैपिटल आर से, तो हम V को क्यों चेंज करें, V को क्यों चेंज करें। यहां चेंज इसलिए क्या, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध में कार्य बताना है और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताना है, तो हमें कार्य के पदों में R को लाना जरूरी ही है, और यहां स्मॉल r नहीं आ सकता, क्योंकि यहां कैपिटल R के सिरों पर किया गया कार्य निकालना है, तो यहां आंतरिक प्रतिरोध आने की संभावना है ही नहीं, इसलिए मैं यहीं पर R में चेंज कर लिया हूं, इसे, इस पद को R पे चेंज कर लिया हूं, लेकिन यहां पर नहीं आने की संभावना, ये I कैपिटल R आ जाएगा अगर ओम के नियम से रखेंगे। जबकि हमें कैपिटल R की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाह्य प्रतिरोध से संबंध नहीं बताना, आंतरिक प्रतिरोध से बताना किसका, टर्मिनल विभवांतर V का, तो हम V को ऐसे ही लिखे रहेंगे। Q बराबर IT सभी जगह रख रहे हैं, तो Q बराबर IT बच्चों रखेंगे, तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा W2 बराबर W2, सर जी W नाम याद हो गया, W2 बराबर प्यारे बच्चों V, और Q की जगह पर कितना IT, Q की जगह पर कितना IT। ये प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका दूसरा किया गया कार्य, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं, समीकरण 2। अब किया गया जो कुल कार्य है, ये ठीक है। अच्छा देखो, इसको समीकरण 1 नाम दो, ठीक है, इसको प्यारे बच्चों 2 नाम दो, और इसको 3 नाम दो, तभी अच्छा लगेगा भाई, तीनों समीकरण चाहिए ना। तो समीकरण 1 किया गया जो कुल कार्य है, समीकरण 1, 2 व 3 से निकलेगा। तो किया गया कुल कार्य, बच्चों, किया गया कुल कार्य, W बराबर क्या होगा, वो दो भागों में हुआ, क्या W1 प्लस W2, यही 2 भागों में हुआ है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हमने जो समीकरण बनाए हैं, कितने, समीकरण 1, 2 व 3 से, यही तो समीकरण बनाए हमने, समीकरण 1, 2 व 3 से सबकी वैल्यू रख देंगे। W की वैल्यू क्या है बच्चों, W की वैल्यू है EIT, बोलो यस और नो, बराबर W1 की वैल्यू क्या है, I स्क्वायर स्मॉल r इंटू टी, प्लस W2 की वैल्यू क्या है, तो VIT। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या कॉमन है, ठीक है, ऐसे ही वो जर्नलिस्ट बताते हैं, वो जब कोई खूंखार घटना होती है तो ध्यान से देखिए, यही है वो खूनी दरिंदा जिसने रात में घुसकर सभी लोगों को मौत की नींद सुला दिया, ऐसे बोलते हैं, है ना एंकर, तो डरा देते हैं, मतलब आपको ऐसा डराएंगे। अभी हाल ही में चीन ने भारत के इस इलाके में बम विस्फोट किया है और पाकिस्तान को चुनौती दी है ना। वैसे ही यहां पर आपको ध्यान देना है कि समीकरण 1, 2 व 3 से यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हमने वैल्यू रखी है तो IT तीनों जगह पर है, IT तीनों जगह पर है। अगर मैं यहां पर IT को गायब कर दूं, कैसे गायब कर देंगे सर, क्या आप अपनी मर्जी के, नहीं, EIT बच्चों लिखेंगे, बराबर IT यहां भी है तो IT कॉमन ले रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, IT यहां है, T बाहर हो गया, और एक I बाहर हुआ तो अंदर एक IR बचा है, ठीक, प्लस एक IR बचा है,
प्लस यहां से भी IT कॉमन लिया है, दो पदों में अलग अलग, दोनों पदों में IT है, इतना तो हल करना जानते हो ना। यहां क्या बचेगा, V बचेगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो दोनों पक्षों में अगर देखेंगे तो IT कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, गुणा में है, हल हट गए। तो यहां पर केवल प्यारे बच्चों क्या बचेगा, यहां पर बचेगा E इक्वल टू IR प्लस V। यही हो गया आपका संबंध। सॉरी, यहां पर ध्यान से देखिए, IR है, I स्मॉल में R है ना, IR प्लस V, यही हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या, स्मॉल r और कैपिटल V में संबंध। लेकिन स्मॉल r और कैपिटल V एक ही पक्ष में है, इसलिए इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं प्यारे बच्चों। किस प्रकार से लिखते हैं ध्यान समझिएगा, और जो कि वही संबंध आपको याद रखना है। टर्मिनल विभवांतर V बराबर IR को इधर भेज दीजिए तो E इधर है और IR इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो E माइनस का IR, इस प्रकार से ये संबंध मिला, V इक्वल टू E माइनस IR। यही हो गया सेल के टर्मिनल विभवांतर स्मॉल r और V में संबंध। ठीक है, क्या प्यारे बच्चों ये बात आप समझ पाए? कोई बहुत बड़ा, इसीलिए मैंने कल नहीं बताया था, क्योंकि विधिवत अच्छे तरीके से बताने के लिए मुझे समय चाहिए, और मैंने कसम खा रखी है जननी मैया की कि आपको मैं एक एक डेरिवेशन, एक एक फार्मूला बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, कैसे उनको प्रूव करना है और फार्मूले याद रखने के तरीके भी। अब यहां पर मैंने बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन ये किया कि कोई हमारे पास सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, उसका विद्युत वाहक बल E है, और ये अवयव घटक क्या क्या होते हैं वो भी आपको पीछे बताए जा चुके हैं लेक्चर्स में, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब सेल के द्वारा बाह्य परिपथ में कोई भी अवयव जोड़ा जा रहा है तो सेल में I धारा प्रवाहित हो रही है, सेल का टर्मिनल विभवांतर V है, तो क्या घटना हो रही है, जब सेल धारा दे रहा है, सेल धारा परिपथ में प्रवाहित कर रहा है, तो उसके द्वारा कौन से कार्य किए जा रहे हैं, एक तो आंतरिक प्रतिरोध में, दूसरा बाह्य प्रतिरोध पे। जब ये हमने संबंध निकाला तो आप सभी को एकदम, क्योंकि मैंने पहली बार में ही इतना अच्छा बता दिया है तो वो चीजें बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं। W बराबर EIT कैसे आया, तो हमने विद्युत वाहक बल के पदों से सूत्र से यहां पर सहारा लिया कार्य निकालने के लिए, तो कार्य बराबर EQ, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल ही है जो धारा को प्रवाहित करने में सहयोग कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर विद्युत वाहक बल के पदों में कार्य बराबर EQ, Q की वैल्यू IT होती है क्योंकि I धारा प्रवाहित हो रही है T समय तक, तो वो लिखा गया W बराबर EIT। अब ये कार्य दो भागों में हुआ, एक तो W1 कहां पर, आंतरिक प्रतिरोध में, W2 बाह्य प्रतिरोध में। VQ रखा गया, लेकिन हमें आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताना है, आंतरिक प्रतिरोध में कार्य निकालना है, तो आंतरिक प्रतिरोध कैसे आएगा, ओम के नियम से IR। ठीक है, यहां पर Q बराबर IT वो तो रखना है क्योंकि I धारा T समय तक प्रवाहित हो रही, तो IT IR रखेंगे तो ये हमें मिला। W2 में हमें बाह्य प्रतिरोध नहीं रखना है, ओम के नियम से हम IR अगर रख देंगे तो बाह्य प्रतिरोध आ जाएगा R, जबकि V हट जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमें कैपिटल R में संबंध नहीं बल्कि V से संबंध बताना है, तो VQ, Q बराबर IT आप रखना है, वो रखती है। अब यहां पर क्योंकि यही कार्य दोनों कुल कार्य के बराबर है, तो कुल कार्य बराबर W1 प्लस W2 EIT बराबर, दोनों ये मान सभी कर 1 2 3 से रखेंगे, आपका मान प्राप्त हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस सर, वेरी गुड। अब अगर ये चीज सीख चुके हैं तो यहां पर सेल क्या है, धारा देते समय ये काम है। ठीक है, सेल द्वारा, अब आगे हमें E तथा V के बीच ग्राफ अच्छा पढ़ना है। अब सेल द्वारा जो है धारा देते समय जो फार्मूला प्राप्त हुआ है, ये विशेष स्थितियां रहेंगी। ठीक है, जब सेल धारा देता है तो पहली स्थिति भाई विशेष स्थितियां हम लोग पढ़ लें, जो आप लोगों ने अभी सूत्र प्राप्त किया है, विशेष स्थितियां ध्यान से समझेंगे। जो आपने अभी सूत्र प्राप्त किया है प्यारे बच्चों, पहली स्थिति में क्या, जब सेल धारा देता है, या कह लो जब सेल निरावेशित हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, जब सेल निरावेशित हो रहा है, बहुत अच्छे से समझना, मैं साधारण शब्दों में भी लिख दूंगा, जब सेल निरावेशित हो रहा है, जब सेल निरावेशित हो रहा है। निरावेशित का मतलब प्यारे बच्चों क्या, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है, निरावेशित हो रहा है ना, कहेंगे बैटरी डिस्चार्ज हो गई, निरावेशित हो रहा है, अर्थात जब सेल क्या, धारा देता है, जब सेल धारा देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सेल धारा देता है, ऑब्जेक्टिव बनते हैं यहां पर, जब सेल धारा देता है, तो हमारा सूत्र क्या प्राप्त हुआ है, हमारा सूत्र प्राप्त हुआ है V इक्वल टू E माइनस IR। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, V इक्वल टू E माइनस IR, अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 5, इधर लिखा हुआ है 5, तो 5 के बराबर ही 5 होगा, तभी बराबर का तो चिन्ह लगाया जाता है। तो अगर हम 5 लिख दें तो भाई ठीक है, 5 बराबर 5, लेकिन अगर ये E माइनस R लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं कह दूं यहाँ पर 4 लिखा होगा, E का मान 4 होगा और माइनस IR का मान 2 होगा, तब तो घट जाएगा, या माइनस 8 होगा तब तो ये और छोटा होगा, तो बराबर का साइन नहीं लग सकता कभी। लेकिन अगर बराबर साइन लगाना है, मतलब इस टोटल का मान भी 5 ही होगा, और 5 कब आएगा, जब ये 6 मान लो बड़ा है और IR का मान कितना भी कम हो, 0 दशमलव में भी हो, तभी ये 6 या 5.8 कुछ भी हो, तभी ये IR मतलब घट के 5 के बराबर आएगा। बात को समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मतलब E का मान अगर 6 है तो ये 1 घट के तब ये 5 के बराबर आएगा, कुल मिला के इसका मान इससे जो है वो बड़ा ही होगा। यहां पर ये भावार्थ बताना है कि इस सूत्र से ये स्पष्ट हो रहा है, इस सूत्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर E जो है वो बड़ा है, बड़ा मुंह खोल देना जिसके और बड़ा दिखाना हो, बड़ा है किससे, V से।
E बड़ा है V से, मतलब विद्युत वाहक बल बड़ा है टर्मिनल विभवांतर से, विद्युत वाहक बल बड़ा है टर्मिनल विभवांतर से। दूसरी चीज बच्चों क्या, जब सेल धारा लेता है, भाई सेल को चार्ज भी किया जाता है ना, देखो यहां पर चार्जिंग पे लगे हुए हैं सेल, मैं कितनी बार एग्जांपल लेकर के, मैं क्योंकि प्रयोगों द्वारा ही बताना चाहता हूं हमेशा, ये सेल चार्जिंग पे लगा हुआ, ये साल अभी धारा ले रहा है, जो बैटरी में लगे हुए हैं, जो इस बैटरी में लगे, इस माइक पे लगे हुए हैं बैटरी, वो सेल इस समय धारा दे रहे हैं, तभी तो आप लोग सुन पा रहे हो, नहीं सीख कैसे पाओगे फिजिक्स, है ना। तो ध्यान समझिएगा, तो यहां पर जब सेल आवेशित, निरावेशित नहीं, जब सेल आवेशित मतलब चार्ज हो रहा हो, जब सेल चार्ज हो रहा है या हो रहा हो, अर्थात जब सेल धारा लेता है, जब सेल धारा लेता है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों सूत्र प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जब सेल धारा लेता है तो प्रूफ करने की इसको जरूरत नहीं, बस साइन बदल जाता है, यहां पर V = E + IR हो जाता है, क्योंकि धारा घट नहीं रही बल्कि धारा बढ़ रही है, धारा ले रहा है वो, तो IR माइनस में होकर के प्लस में हो जाता है, V = E + IR हो जाता है। इन सूत्रों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है, V = E - IR और V = E + IR। जब आपसे न्यूमेरिकल में या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा V + IR कब है, तो जब सेल चार्ज होता है, V - IR कब है, V = E - IR कब है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो कभी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दे देता है, कभी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दे देता है, तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर प्यारे बच्चों यहां से क्या मिल रहा है, यहां से यह मिल रहा है कि V के बराबर में आने के लिए E में कुछ जोड़ा गया, V के बराबर में आने के लिए E में कुछ ना कुछ जोड़ा गया, तभी इसके बराबर हो पाएगा, बराबर साइन लगा हुआ है, अर्थात यहां से स्पष्ट है जो V है वो बड़ा है, जबकि V छोटा था यहां पर, अब यहां V बड़ा है, किससे, E से, V बड़ा है E से प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब कहा जाए सेल से धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, अभी हमने ये चार्जिंग में लगा रखा है, दोनों उदाहरण हैं, ध्यान समझना, इसको मैंने कल दिखाया था ना, वो जिस पे चार्ज होता है बैटरी, बाद नहीं निकालूंगा, तो अभी ये सेल धारा ले रहा था, और इसको मैं इसमें लगा दूंगा माइक वाली इस मशीन में, तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, सेल धारा देने लगेगा। लेकिन अगर सेल ओपन है, सेल खुले परिपथ में है, सेल का परिपथ क्या हो, खुला हो। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, तीसरे पॉइंट में क्या है कि जब सेल में धारा प्रवाहित ना हो, अर्थात सेल खुले परिपथ में हो, जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो, मतलब प्यारे बच्चों क्या, सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात सेल खुले परिपथ में हो, सेल खुले परिपथ में हो। ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इससे धारा प्रवाहित अभी नहीं हो रही, अभी ये ऐसे सेल है, जब तक परिपथ जुड़ेगा नहीं, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक धारा प्रवाहित नहीं होती, कितनी बार बताया। तो यहां पर अगर ऐसा है प्यारे बच्चों, तब हमें क्या मिलेगा, V = E - IR से, है ना, जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो I बराबर क्या होगा, 0, धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और जब I बराबर 0 तो प्यारे बच्चों यहां पर मिल जाएगा आपको, यहां पर आपको मिल जाएगा V = भाई IR 0 हो जाएगा, V बराबर E हो जाएगा, V बराबर E हो जाएगा। अर्थात जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सेल का विद्युत वाहक बल सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। इस बात को यहां पर आप चाहो तो लिख दीजिए, जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो तब सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल, 60 में लिख रहा हूं, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं पूछा भी गया है, ठीक है, कि कौन सी वो स्थिति है, 3 स्थितियां यही दे दी जाए, E बड़ा हो V से, V बड़ा हो छोटा, और V बराबर E, और इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दे दिया जाए और प्रश्न ये लिखा हो कि जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो तब सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा टिक करोगे, तो V बराबर E को टिक करेंगे, ठीक है, बात समझ गए, V बराबर E को टिक करेंगे। मुझे लगता है ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत भैया, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, E तथा V के बीच ग्राफ क्या होगा। तो E तथा V के बीच ग्राफ मतलब ग्राफ कैसे, तो इसको बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना, है ना,
एकदम नॉर्मल वे में लेना कि समझना क्या है। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास नहीं आएगा, फिर भी मैं ये थोड़ा सा एडवांस में बता रहा हूँ। ऐसे इस ग्राफ से संबंधित जेईई और नीट में प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, ग्राफ को दिखा करके, तो यहाँ किसके ढाल किसके बराबर है वो पूछ लेता है। तो आइए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बस ये एक्स और वाई में ग्राफ है, ठीक है, एक्स और वाई में ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जल्दी से बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एकेडमिक लेवल के लिए। सर कहेंगे क्यों बता रहे हैं, तो बताना आवश्यक है क्योंकि मैं अगर बोलता हूँ तो कहता भी हूँ कि आप लोगों को प्यारे बच्चों जैसे फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है, फाउंडेशन बैच जो चलते हैं, जो लाखों रुपए की फीस लेते हैं, उससे कई गुना के ज़्यादा कंटेंट मिला लीजिएगा और फिर मेरे पास आइएगा कि आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं या आपने इसको बहुत जल्दी बता दिया, बहुत साधारण वे में पढ़ा दिया। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ जैसे फाउंडेशन बैच पढ़ाए जाते हैं ठीक वैसे ही आपको फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि आपकी 11th और 12th की ही पढ़ाई जाती है, ठीक है, फाउंडेशन बैच में जेईई और नीट से रिलेटेड वो चीज़ें वहाँ तो और शॉर्ट में बता दिया जाता है, हम तो फिर भी आपके बहुत बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, ठीक, तो वो चीज़ें आपकी चल रही हैं। और मैं ये बात कहता हूँ कि आप 70% प्लस 70 to 75% आप जो है यहाँ पर जेईई और नीट, कुछ बच्चे कहने आते हैं या कुछ संस्थान कहते हैं कि केवल 12th या 11th पढ़ लेने से जेईई नीट नहीं क्लियर होगा, तो जी हाँ क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 70% क्लियर होता है। कहते हैं अरे जेईई का एक सवाल एडवांस का दे दिया जाए तो पूरी फिजिक्स खत्म हो जाए, तो इतना बुद्धू ना समझो, बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है, आपके कहने भर से कुछ नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ी फिजिक्स है और एक इतना बड़ा एडवांस का सवाल भी नहीं हो गया जिससे आपकी पूरी फिजिक्स खत्म हो जाए। एडवांस का सवाल हाँ होते हैं लेवल अपर कि एक ही क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो कठिन तो लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कठिन मैं भी जब बैठता हूँ तो कठिन तो लगते ही है, कई बार क्वेश्चन बनते ही नहीं है, परेशान होना पड़ता है, कोई भी टीचर हो कोई भी स्टूडेंट हो परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब एक बार हल हो जाता है तो वही टीचर तो आपको बताता है, टीचर जिससे हल हो जाएगा तभी वो स्टूडेंट के सामने बताएगा और क्वेश्चन भी पूछोगे तो उसका भी कॉन्सेप्ट आपके सामने रखते हुए तभी वो हल करेगा। मेरा कहने का अर्थ है कि आपके सामने जो अगर 70-75% आप बिल्कुल रेगुलर वे में तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 70-75% आपका क्लियर हो रहा है। बात रही रैंक में लाने के लिए, तो जो बच्चे 20-25% नंबर आपके घट रहे हैं, ठीक है, 25 से 30% जो इसमें नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बुक लानी पड़ेगी, थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो हम छूट रहे हैं उनको आपको कवर करना पड़ेगा और खूब सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, मॉडल पेपर लगाने पड़ेंगे, क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ एक बहुत बड़ी चीज, मैंने इसी इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों के पास गए जब, तो उन्होंने कहा कि सर हमें मेडिकल की तैयारी करनी मतलब डॉक्टर बनना है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ मेडिकल की तैयारी करनी डॉक्टर बनना है, तो सर हम अब 11th और 12th जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे क्योंकि मेडिकल में इंग्लिश मीडियम में ही होता है। अब सबसे बड़ी गलती बच्चा ये कर रहा है कि 10th से डायरेक्ट आप अगर इंग्लिश मीडियम में गए तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा और आप में इतनी अभी बुद्धि क्षमता नहीं है कि आप टॉप कर गए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अब इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे तो फलाना ये करेंगे वो करेंगे, तो आपसे गलतियां क्या हो सकती है, यही होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर गाइड ना लेना। तो क्या होगा, दिक्कत ये होगी कि जब आपको पता है कि हमारा हिंदी मीडियम में भी एग्जाम होता है, भारत का कोई भी एग्जाम बिना हिंदी मीडियम के गवर्नमेंट के नहीं होता है क्योंकि ये हमारी राजभाषा है। हर एक, चाहे आपका जेईई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका हिंदी मीडियम में एग्जाम होता है। बात आती है इंटरव्यू वगैरह की, तो आपको जेईई और नीट में तो इंटरव्यू नहीं देना, ठीक है, और अगर आपका एनडीए में होता है तो एनडीए में आपको इंग्लिश पोर्शन मजबूत करना है और फिर थोड़ी सी फ्लुएंसी टॉकिंग में, स्पीकिंग में होनी चाहिए। पढ़ने का जरूरी नहीं कि आपका ये मीडियम ही होगा तभी आप समझ पाएंगे। नॉर्मल वे में आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, मतलब टर्मिनल विभवांतर जो है वो ऐसे पूछेंगे। अब आंतरिक प्रतिरोध है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेंगे, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, तो व्हाट का मतलब क्या है, और इतने नॉर्मल क्वेश्चन तो बता सकते हो थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी मर्ज करके, तो वो चीजें चलती हैं, कोई प्रेफर नहीं किया गया है कि आपको यही करना। अच्छा, बात एनडीए की अगर है तो वहां पर इंग्लिश से 5 दिन की एसएसबी होती है, तो वो थोड़ा इंग्लिश में टू इंग्लिश इंटरव्यू होता है, तो वहां से तो बायो वाले तो जा भी नहीं सकते क्योंकि वहां मैथमेटिक्स पूरी लगी रहती है। लेकिन मेडिकल के लिए अगर हम बात करें, मेडिकल फील्ड में आप एनडीए के थ्रू उसके लिए अलग एग्जाम होता है, तो मेडिकल फील्ड में जाते हैं वो हॉस्पिटल के लिए। लेकिन अगर मेडिकल में जाना है, आपको नीट करना है, तो नीट के लिए मैं प्रेफर करूंगा, अगर आपने 10th तक अभी तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है तो 11th और 12th को भी हिंदी मीडियम में ही पढ़िए, लेकिन साथ साथ में आप इंग्लिश का थोड़ा बहुत नोट्स पढ़ते रहिए या इंग्लिश में वर्ड्स सीखते रहिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिससे आपका तैयारी में कोई दिक्कत ना हो। फिर जब आप मेडिकल स्टूडेंट बन जाएंगे, एमबीबीएस में एडमिशन ले लेंगे, तो 5.5 साल आपको पढ़ना है, तब वहां पढ़िएगा आराम से, इंग्लिश टू इंग्लिश वहां पढ़ाया जाएगा, तो अपने आप फ्लो बन जाता है, कोई ये थोड़ी कि वहां कोई चमत्कार होने वाला है। अरे बढ़िया आराम से सीख लोगे। हम भी भाई ग्रेजुएशन करने के लिए भी, जैसे आप 12th के बाद ग्रेजुएशन भी करोगे, नॉर्मल बीएससी भी करोगे, बीएससी ऑनर्स करोगे, तो इंग्लिश मीडियम में ही करोगे और आराम से करते बच्चे। दुनिया कर रही है, इतना लाखों बच्चा है जो हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है, जो इंग्लिश मीडियम में फिर जा रहा है, लेकिन एक फैशन के थ्रू और गलत गाइडेंस में आप लोग चले जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। जिसमें आपकी कमांड अच्छी है, जिसमें आपकी कमांड अच्छी है बच्चों, वही करिएगा, ठीक है, जिसमें आपकी कमांड अच्छी है वो काम करें। बस बहुत देर बातें हो गई, खैर समझाना मेरा परम कर्तव्य है इसलिए मैं समझाने लगा था। इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ई तथा वी के बीच ग्राफ। ई तथा वी के बीच में ग्राफ कैसे, इस दिशा में हम विभव को दर्शा रहे हैं, पोटेंशियल, ठीक है, और इस दिशा में हम करंट को दिखा रहे हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक। हमारे पास फार्मूला है V = E - IR, ठीक है,
V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर इसको ध्यान से देखें, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, थोड़ा सा मैं इसमें सिस्टमेटिक चेंज करना चाहता हूं। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर में ऐसे लिख रहा हूं, आई आर माइनस का आई आर पहले लिख रहा हूं, माइनस का आई आर प्लस का प्लस का ई, या माइनस वाला ले लो या प्लस वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। या देखो यहां पर लिख रहा हूं V इज इक्वल टू माइनस का आई आर प्लस का ई, या कह लो अगर प्लस वाला लें जो धारा वाला था, ठीक है, ये क्या था, धारा देते समय, धारा देते समय सूत्र ये था, ध्यान समझिएगा। और धारा लेते समय चार्ज द्वारा धारा लेते समय जो सूत्र था वो था V इज इक्वल टू, हम इसको अगर प्लस लिखें आई आर प्लस का ई, ठीक, प्लस का लिखा जाता है ऐसे, चाहे दोनों में कोई भी सूत्र लेकर के आप इस ग्राफ को दिखाइए। तो V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, इसकी तुलना जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, सरल रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, अगर हम ये तुलना करें इससे y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो y बराबर क्या है, y अक्ष के बराबर प्यारे बच्चों क्या है, y अक्ष में हमने किसको रखा है, v को, y अक्ष बराबर v, y अक्ष में किसको, पोटेंशियल को, बराबर तथा कामा x अक्ष में कौन है, x अक्ष के बराबर प्यारे बच्चों देखो m है i और नहीं r m, x अक्ष में हो जाएगा i, x अक्ष में i, तो i x, तो m क्या हुआ, r हुआ, अर्थात यहां पर m बराबर क्या मिलेगा, m बराबर क्या, r, इंटरनल रेजिस्टेंस m बराबर r। और m बराबर होता क्या है प्यारे बच्चों, याद करें सरल रेखा के समीकरण में, तो सरल रेखा का जो ढाल होता है m बराबर tan थीटा, और यहां पर m बराबर tan थीटा मतलब r के बराबर है, m बराबर tan थीटा मतलब r के बराबर है। तो वहां पर ढाल अगर i और i, v का मान ये है, तो i का मान ये होगा, मतलब विभवांतर जो टर्मिनल विभवांतर लगाया गया जिससे धारा प्रवाहित हो रही परिपथ में, तो धारा का मान मान लो यहां तक आया, विभवांतर का मान ये है, यहीं पर मान लिखे होंगे 10 20 25 30 50 वोल्ट, यहां पर धारा का मान 2 एम्पीयर 1 एम्पीयर 3 एम्पीयर ऐसे सब लिखा हुआ है। तो ग्राफ हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, ग्राफ हमारा इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये प्यारे बच्चों ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इतना बस समझना है, और इससे हमें ये मिला कि जो ढाल है इसमें किसको रिप्रेजेंट करती है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो m बराबर जो है वो tan थीटा होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आंतरिक प्रतिरोध r को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ढाल। चलो नेक्स्ट पॉइंट, परिपथ में धारा की गणना, ठीक है, परिपथ में धारा की गणना ये करनी है हमें, परिपथ में धारा की गणना। तो परिपथ में धारा की गणना आप सेल से धारा अगर हम देते समय करें, कि सेल द्वारा धारा जब दिया जा रहा है तब उसमें धारा की गणना करें, तो सेल द्वारा धारा देते समय, ध्यान समझिएगा, धारा देते समय, क्योंकि समय कम है, धारा देते समय क्या होगा, सेल द्वारा धारा देते समय क्या होगा, भाई टाइम को भी देखते रहना है, सेल द्वारा धारा देते समय V इज इक्वल टू, अभी सूत्र हमने सीखा E माइनस आई आर, ठीक। अभी मैंने एक चित्र बनाया था, उस चित्र को मैं यहां पर केवल दिखाना चाहूंगा आपको, ये चित्र बनाया था, परिपथ से धारा देते समय बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है, कौन, I धारा बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है, सेल का टर्मिनल विभवांतर V है, तो बाह्य प्रतिरोध के लिए अगर हम ओम का नियम लिखाएंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा, V इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा। तो ओम के नियम से मैं यहां पर लिख रहा हूं, ओम के नियम से, क्योंकि हमें परिपथ में धारा जो प्रवाहित हो रही है बाह्य प्रतिरोध में भी प्रवाहित हो रही है, तो उसके आधार पर ओम के नियम से अगर हम V को चेंज कर लें, V इक्वल टू आई आर से, अगर ये चेंज करें तो प्यारे बच्चों हमें यहां पर मिलेगा क्या, V इक्वल टू आई आर रखेंगे बराबर E माइनस का स्मॉल आई आर, इधर आके रखेंगे तो कैपिटल I, वो स्मॉल आई कैपिटल R, प्लस ये हो जाएगा, माइनस है ना, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस आई आर, स्मॉल आर है, स्मॉल आर बराबर का क्या, कैपिटल का E हो जाएगा। I दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, बराबर क्या मिलेगा, E बचेगा, I दोनों में कॉमन है, I कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर का क्या, E। यहां से आपका क्या मिल जाएगा, I बराबर यहां पर कैपिटल E अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देखो I का मान निकालने, कैपिटल R प्लस स्मॉल r को इधर पक्षांतर कर देंगे, यही आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कुल धारा का मान हो जाएगा। I बराबर, इस सूत्र को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मैंने बताया ना आज आपकी फार्मूलों की बौछार होने वाली है। तो I इक्वल टू कैपिटल E प्लस कैपिटल E अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध, ये स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा, क्योंकि सेल द्वारा धारा देते समय, इस बात को स्पष्ट रखें, धारा देते समय ये आएगा। तो हम अगर कहें कि परिपथ में एक सेल नहीं कई सारे सेल लगे हों, तो इस प्रकार से धारा का सूत्र क्या बना, इस प्रकार से प्यारे बच्चों धारा का सूत्र बना, परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र इस प्रकार से बनेगा कि सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, भाई ई टोटल होगा ना, तो सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत
वाहक बल बटे सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल बटे कैपिटल आर, तो बाह्य प्रतिरोध हो गया। बाह्य प्रतिरोध अगर श्रेणी में लगे हैं, बहुत सारे प्रतिरोध समांतर में लगे हैं, तो उनको तो हम मर्ज करके कुल प्रतिरोध निकाल ही लेंगे। प्लस स्मॉल आर क्या होगा, सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो सभी सेलों का स्मॉल आर जो होगा, अगर कई सारे सेल लगे होंगे तब ये सूत्र मैं बता रहा हूं, सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो ये सूत्र भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही निकला है परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा का सूत्र, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना ये करनी है। तो अभी हम लोगों ने परिपथ में प्रवाहित धारा निकाली, परिपथ में या सेल द्वारा प्रवाहित धारा, सेल द्वारा प्रवाहित धारा, सेल द्वारा प्रवाहित धारा I बराबर कैपिटल E अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये निकाले। ओम के नियम से अगर बच्चों हम यहां पर अप्लाई करें, ओम के नियम से, ओम के नियम से अगर I बराबर क्या होगा, तो I बराबर V अपान में R होगा। भाई V बराबर I R होता है, तो I बराबर V अपान में R, V क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर है। तो I की जगह पर रख दीजिए, तो V अपान में R बराबर E अपान में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि टर्मिनल विभवांतर बाह्य प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी होता है, आंतरिक प्रतिरोध के लिए नहीं, तो यहां पर स्मॉल आर ना रख के कैपिटल आर ही रखा जाएगा। एक बात हमेशा हमेशा इस चीज को दिमाग में बिठा के रखेंगे। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यहां भेजेंगे, इस कैपिटल आर को यहां भेजेंगे। ध्यान से देखिए, तो V ये आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर, ये आर उधर जाएगा तो E इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। ध्यान समझ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, यही होगा ना, ठीक है। तो कैपिटल V को यहां भेज दीजिए, यहां बचेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर E कैपिटल R अपान में V आ जाएगा। हमें स्मॉल r चाहिए, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R अपान में V माइनस का, ये कैपिटल R इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस R हो जाएगा। R दोनों जगह कॉमन ले लीजिए, तो स्मॉल r बराबर R कॉमन ले लेंगे, तो E अपान में V यहां केवल बचेगा माइनस, यहां तो R बाहर कॉमन ले ही लिया, ये R बचा 1। यही हो गया आपके आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र, यही हो गया आपके आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। स्मॉल r बराबर कैपिटल R कैपिटल E अपान में V माइनस 1। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्या ये बात भी आप लोग समझ पाए? तो ये था सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान, ये था सेल के विद्युत धारा का मान, सेल द्वारा प्रवाहित जो विद्युत धारा है, धारा देते समय हो रही, लेते समय भी सब फार्मूले यही रहेंगे। और फिर E तथा V के बीच ग्राफ भी आपको बताया, संबंध बता दिया, विशेष स्थितियां भी बता दी, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो बता दिया। बिल्कुल इसको स्पष्ट तरीके से चित्र बना करके डेरिवेशन किया गया, संबंध बताया गया। अब समय भी हो चुका है प्यारे बच्चों, तो आज विदा लेना चाहेंगे। और इसके बाद जो था, इसके बाद जो है प्यारे बच्चों, वो हमें पढ़ना जो है वो यही परिपथ में शक्ति की गणना, परिपथ में शक्ति की गणना करनी है। तो उसके लिए कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। और जैसे संडे पड़ता है तो उसमें आप लोग रिवाइज कीजिए, जो भी लेक्चर छूटा है उसको पढ़िए। कई बार आप लोगों को यही डाउट होता है, सर हम रिवाइज कैसे करें, कब समय नहीं मिलता, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे। अरे भाई ये कौन से डाउट हुए, ये तो आपको पढ़ने की लगन खुद से होनी चाहिए, अभी प्रेरणा खुद से अंतर्मन से होनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कभी हार नहीं माननी है, जी लगाकर, जी जान से मन लगा करके पढ़ाई करनी है। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इसी बात से अब विदा लेता हूं। आप सभी जी जान लगा करके पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज टॉपिक रहने वाला है विद्युत शक्ति की गणना, अर्थात इलेक्ट्रिक पावर कितनी जनरेट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सेल से, वैद्युत सेल से, अधिकतम विद्युत शक्ति कितनी प्राप्त की जा सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल भी साथ में लिख रखे हैं, अगर समय बचता है तो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे जुड़े हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे टर्मिनल विभवांतर V, किसी भी सेल के टर्मिनल विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध बताने वाले हैं, उसके बीच रिलेशन बनाने वाले हैं। और आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक 14 लेक्चर टोटल, आप सभी को 13 लेक्चर पढ़ाए गए, आज उसका 14 नंबर लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग टर्मिनल विभवांतर V तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध R के बीच संबंध स्थापित करने वाले हैं। इससे और भी कई हम लोग संबंध स्थापित करेंगे, क्योंकि ये सारे फार्मूले आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगे और साथ ही साथ आपके थ्योरी पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इन प्रश्नों से मदद मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि ये आज के वीडियो लेक्चर, अभी तक के जितने भी लेक्चर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा